You know the names everyone talks about. But on DH Talks, we bring you voices the world needs to hear. Voices that inspire change from the ground up. DAH Talks, where change begins with a story. सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप दीप एकेडमी हाइट्स में आए। थैंक यू सो मच। तो शुरुआती में सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने पर्सनल जीवन में आपने शुरुआत कैसे किया, स्कूलिंग कहाँ से करी, फिर कॉलेज लाइफ कैसा रहा, इस पे थोड़ा सा आप हम लोग को यहाँ पे बताएं। मैं बेसिकली आजमगढ़ के ही बीवीपुर कदीम गांव का रहने वाला हूँ और शहर में ज्योति निकेतन स्कूल में मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्टूडेंट रहा। फिर घर वालों का ये था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँ, तो मैंने एडमिशन भी लिया, लेकिन फिर मैंने ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। फिर मेरा ड्रीम था कि मैं एनडीए का प्रिपरेशंस करके और आगे चल करके देश की सेवा करूं। तो कई बार प्रयास करने के बाद भी असफलता हाथ लगी। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया बीएचयू में, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। फिर वहीं से एमएसडब्ल्यू भी किया मैंने, और साथ साथ फिर बीएड भी कंप्लीट किया। तो कई यूनिवर्सिटीज़ का भी अनुभव रहा, बीएचयू भी पढ़ा, एलई भी पढ़ा। तो उसके साथ साथ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़े रहे। शुरुआत से ही ज्योति निकेतन स्कूल में थे, तब से ही मैंने कराटे एज ए अपना बेस गेम लेकर के शुरू किया हुआ था। 4th क्लास में थे तब से शुरू किया था हमने। तो ये कराटे में आपकी रुचि आई कैसे? ये मतलब किसी को देखा आपने, किसी कोई आपका रोल मॉडल बना, कैसे ये रुचि कैसे आई कराटे में? ये पहले हमारे गांव में ही एक संजय राय जी थे, अभी वो एज ए डीजे काम कर रहे हैं। तो वो ब्लैक बेल्ट हुआ करते थे, तो ये था कि बहुत अच्छा कराटे उनको आता है, तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर के मैंने शुरू किया। फिर अपने यहाँ, हमारे यहाँ समर कैंप्स लगते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में भी लगते हैं, ज्योति निकेतन स्कूल में लगा हुआ था। तो समर कैंप में हमने एज ए ऑप्शन एक्टिविटी में कराटे लिया। अच्छा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और 8th क्लास तक रेगुलर में प्रैक्टिस करता रहा। यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट बना मैं 8th क्लास में पहुँचते पहुँचते, और फिर धीरे धीरे स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप्स खेलते रहे और अभी तक खेल रहे हैं। बट आज के तो युवाएं क्रिकेट, फुटबॉल इस पे ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, कराटे तो रेयरली कोई चूज करना चाहता। तो आप कराटे को चूज किए, ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी। फिर इसके आगे आपने फिर इस कराटे को जब खेलना शुरू किया 4th क्लास ऑनवर्ड्स, फिर उसके आगे कैसे कैसे आपकी जर्नी रही इंटरनेशनल गेम्स में, कैसा कहाँ का प्ले करा आपने? कराटे मैंने स्टेट चैम्पियनशिप्स तक खेला, नेशनल चैम्पियनशिप में ओपन चैम्पियनशिप्स खेला मैंने। फिर मैंने स्विच करके एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है पेंचक सिलाट, फिर मैंने 2016 से मैंने वहाँ स्टार्ट किया, नेशनल चैम्पियनशिप्स में खेला, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल रहा पहले नेशनल चैम्पियनशिप में। फिर और ट्रेनिंग लिया मैंने उसकी, तो 2017 से लगाए 2018 के एशियन गेम्स के जो कैंप लगा था, कैंप तक मैं पहुँचा था, लेकिन टीम में चयन नहीं हो पाया था इंडिया की। 2019 में मैंने नेशनल लेवल पे गोल्ड जीता और फिर मेरा इंडिया टीम में चयन हुआ पेंचक सिलाट फील्ड में। तो मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला इंडिया की तरफ से। फिर मलेशिया में आयोजित था, ओपन इंटरनेशनल था, वहाँ भी मैंने खेला। उसके बाद से लगातार ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेइंग भी मेरा चलता रहा। 2020 में चाइना जाने का भी अवसर मिला मुझे, और उसके साथ साथ फिर 2022 में फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया टीम में था, मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। एशियन चैंपियनशिप चाइना भी खेले हैं, और श्रीनगर में भी एशियन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें भी मैं इंडिया की तरफ से खेला हूँ। तो एक लंबा नेशनल चैंपियनशिप्स का 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज का अनुभव रहा, और अचीवमेंट रही अपने प्रदेश के लिए, और इंडिया के लिए 1 मेडल दे पाया मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो पेंचक सिलाट एक ये इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है जी। तो जैसे कि भी इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जो मार्शल आर्ट्स को भी प्रमोट करती है कि बच्चे रूट लेवल तक इसको खेलना सीखे? जी, अभी खेलो इंडिया की जो स्कीम है उसमें भी पेंचक सिलाट खेल शामिल है, और बहुत सारे ऐसे खेल शामिल हैं जिसमें बच्चों का स्टार्टिंग खेलो इंडिया की वुमेन लीग भी होती है और सिटी चैंपियनशिप भी हो रही है। वहाँ से बच्चों को स्टार्ट करा करके उनको प्रमोट किया जाता है, कैश अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। उसमें भी पेंचक सिलाट भी शामिल है, और उसमें कराटे भी शामिल है, और ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। और आगे चल करके जब बच्चा हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतता है, इंटरनेशनल पे अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत करके आता है,
तो कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और एशियन चैंपियनशिप भी जीत कर आता है तो भी दिया जाता है। सबसे बड़ी फैसिलिटी जो इंडियन गवर्नमेंट की है कि अगर बच्चा एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतता है या नेशनल भी मेडल जीतता है तो सरकारी नौकरियों में उसे बहुत अच्छा प्रिविलेज मिलता है। हमें अभी आजमगढ़ के ही हमारे 2 बच्चे, एक आईटीबीपी में है, एक एसएसबी में चयनित हुआ है स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे ही। और जो गवर्नमेंट की जो अच्छी पॉलिसी है कि बच्चों को जो खिलाड़ी हैं उन्हें नौकरी देने की जो पॉलिसी बहुत अच्छी है। पोस्टल डिपार्टमेंट से लगाए हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक में खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है, और हमारे यूपी के बहुत सारे खिलाड़ियों को अब ये भर्तियों में जा रहे हैं लगातार, और उसमें भी उनकी वैकेंसी में उनका हो रहा है। और इंडिया के तो मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा हमारे पेंचक सिलाट के खिलाड़ी विभिन्न सरकारी नौकरियों में कार्य कर रहे हैं। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आपको अभी तक सिर्फ बीजेपी के एक नेता की तरह जानते थे, बट ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप उससे पहले कराटे मार्शल आर्ट प्लेयर भी रह चुके हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर थे, आपने गोल्ड मेडल दिया देश को, सिल्वर मेडल दिया, ब्रॉन्ज मेडल दिया, तो ये स्पोर्ट्स से राजनीति में एंट्री कैसे हुई आपकी? देखिए, क्योंकि राजनीति तो हर जगह है, खेल में भी राजनीति है, और एक-एक चीज़ में आजकल राजनीति के बिना कुछ होने वाला नहीं रहता। लेकिन मेरा खेल के साथ-साथ बचपन से स्पीच देने का भी बड़ा इंटरेस्ट रहता था। मैं अभी स्कूल टाइमिंग में भी एक्सटेम्पोर स्पीच रहे, चाहे डिबेट्स रहता था, तो स्कूल की तरफ से प्रतिभाग करने जाता था। और उसके साथ-साथ में लगातार रीजनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, तो मैं स्पीच कॉम्पिटिशन से बड़ा मन से भाग लेता था और जीतते भी थे कॉम्पिटिशन्स। तो ये था कि आफ्टर 12th मेरा मन था कि मैं काम करूँ कुछ राजनीतिक फील्ड में, और मेरी भी अचीवमेंट्स कुछ इस तरह की रहे, खेल के साथ-साथ राजनीति में भी मेरा चलता रहे। तो एक अच्छी सोच के साथ कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे क्लासरूम में ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड वाले ही थे। केवल मेरे 1-2 मित्र थे जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के फील्ड में आए। एक मैं था, एक मेरा मित्र है सिद्धार्थ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में है, और मैंने फिर विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। तो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे तो भी विद्यार्थी परिषद के लिए कार्य करते थे, और स्पीच देने की आदत थी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से फिर मैं आकर के जुड़ा, और मुझे एक मौका मिला, हमारे लीडर थे सहजानंद राय जी, उनके नेतृत्व में काम करने का। तो लगातार वो मौका भी देते थे मुझे, जगह-जगह का जो भी कुछ कार्यक्रम होते थे तो भाषण देने का धीरे-धीरे आदत होती गई। फिर युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला, तो वो भी काफ़ी कम एज में था। जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना था तो सिर्फ 20 साल मेरी एज थी। अच्छा। फिर मैं 2013 से लेकर के और 18 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा, यूथ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है राजनीति का, उसमें मैंने काम किया। और फिर 2019 से भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में महामंत्री रहा, और एट ए यंग एज 30 साल का होते होते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लालगंज का जिलाध्यक्ष भी बना करके मुझे एक अच्छा अवसर दिया कि अपने जनपद के लिए हम लोग कुछ कर सके। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, लेकिन एक प्रॉब्लम फेस होती है कि राजनीति को यूथ अच्छी नजरों से नहीं देखता है। वो सोचता है कि इस राजनीति में तो वो लोग एंटर करते हैं जो बहुत बड़े बाहुबल होंगे, जिन पास पैसा ज्यादा होगा। एक नॉर्मल यूथ राजनीति में एंट्री नहीं करना चाहता है, तो इसके लिए आप इसको कैसे मोटिवेट, जैसे आपने बताया कि आप छात्र परिषद में भी थे विद्यालय में, विद्यार्थी तो विद्यार्थी परिषद में थे, तो विद्यार्थी परिषद में से शुरुआत करते हुए यूथ हमारा इस पॉलिटिक्स में एंटर करे ताकि हमारी देश की पॉलिटिक्स सुधरे, हम लोग डेवलपमेंट ज्यादा कर सके, इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, 2 चीजें हैं। जब कोई राजनीति में आता है, जो लगता है कि हाँ बहुत, एक समय था कि आजमगढ़ में बाहुबलियों का ही कब्जा हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो वो सारे बाहुबली लोग या तो अंदर हैं या तो फिर सरकार के द्वारा जो उन्हें ठीक प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया गया, और आज आजमगढ़ भी हमारा अपराध मुक्त हो रहा है। यूथ के लिए यह है कि या तो राजनीति में वो बाहुबल के साथ आए, या तो अपनी क्वालिटी के साथ आए और एक अच्छी सोच के साथ आए। अच्छी सोच के साथ आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक अच्छा सपना हो कि अपने जनपद के लिए मुझे कुछ करना है, या अपने देश के लिए हमें कुछ बहुत अच्छा करना है, हमें अच्छी फैसिलिटीज प्रदान करनी है। कि मेरे आजमगढ़ में भी यहाँ एक छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के, कि एक सीवर लाइन की समस्या से लेकर के, सड़क की समस्या से लेकर के, और जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, चाहे एक रोड बनवाने से लेकर के, और चाहे डेवलपमेंट के लिए पार्क की आवश्यकता है, जनहित स्कूलों की मरम्मत की आवश्यकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ होनी चाहिए थी। यहाँ बहुत सालों से लोगों की डिमांड थी कि यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जब कोई यूथ अच्छी सोच के साथ आगे आता है तो सोसाइटी भी उसे ठीक प्रकार से अपना नेता मानती है और आगे बढ़ने का उसे मौका देती है। और इसीलिए जो अच्छी सोच के साथ यूथ आए हैं वो आजमगढ़ में भी बहुत आगे गए हैं।
आगे कई ऐसे एमएलएज हैं आजमगढ़ में जो यंग एज के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा हो पॉलिटिकल, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ काम करते हैं। कभी भी कोई यूथ अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है तो थोड़ा भौकाल को पीछे रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि भौकाल से आप बहुत कुछ बनेंगे तो आप ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं, जिला पंचायत बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए आपको जनता के बीच में उतर करके उनकी समस्याओं को सुन करके उसका निराकरण कराना पड़ेगा और उसके लिए आपको लगातार जनता से कनेक्टिविटी बनाए रखनी पड़ेगी। जो लोग बहुत भौकाल करके नेतागिरी करते हैं, जनता का जुड़ाव उनसे उतना नहीं होता है, सिर्फ अपराधियों का उनसे ज्यादा लगाव होता है, जिसके कारण जनता उनसे दूर भागती है। हम लोग गाँव में जाते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, लोगों की नालियां खराब हैं तो पानी भर जाता है घर में, उनके देखेंगे कि आज भी ऐसी स्थिति में लोग रहते थे कि घर में उनके बरसात के मौसम में पूरा पानी भरा रहता था और दूसरे के घर जाके रहते थे। ऐसे लोगों का भी जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े, कैसे एक गांव में बहुत सुदूर क्षेत्र में रहने वाले भी जो लोग, कोई आदिवासी समाज से था, कोई अन्य समाज से भी लोग आते हैं, बनटांगिया जो मुसहर समाज से भी लोग आते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो जाए। तो उस क्षेत्र में भी जरा हम लोगों ने काम किया कि एक यूथ होने के नाते हम लोग लगातार उनसे कनेक्ट हुए और उस समय एनपी सिंह जी डीएम थे, तो लगातार उनसे वार्ता करके हम लोगों ने मेहनत किया और जितने मुसहर समाज के लोग थे पूरे जनपद में, वो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा शेड्यूल ट्राइब में आते हैं वो, और उनके साथ भी हम लोगों ने स्टैंड लिया और आज सबके पास अपने पक्के मकान है। तो कुछ अच्छी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक कोई ना कोई समाज, कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसे जरूरतमंद मिलते रहते हैं जिसकी आप मदद कर सके। आज के टाइम में कुछ यूथ्स ऐसे भी हैं जो वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स कैसे रोल प्ले करेगा कि हम उस यूथ को प्रॉपर डायरेक्शन दे सके, मतलब स्पोर्ट्स उनकी लाइफ में कैसे सपोर्ट करेगा? आजकल सबसे बड़ा इशू हो गया है कि बच्चा छोटा सा है, थोड़ा परेशान करता है तो गार्जियन उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर उससे मोबाइल गेम्स की आदत पड़ जाती है। फिजिकल गेम्स, आउटसाइड एक्टिविटी वो नहीं करता है, इसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बाद में वो स्ट्रेस में रहने लगता है। बहुत सारा आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो मोबाइल गेम्स खेलते खेलते छत से कूद जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है। कई ऐसे गेम्स आते हैं जिसके कारण बच्चे घर से चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये एक स्टार्टिंग फेज है जो गार्जियन की गलती के कारण बच्चे के हाथ मोबाइल आ गई, वो लगातार उनकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ती जा रही है। हमें बच्चों को किसी न किसी आउटसाइड एक्टिविटी गेम में इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो उसको जो पसंद हो, उसको बैडमिंटन पसंद हो तो बैडमिंटन दीजिए, उसको क्रिकेट पसंद हो, उसको मार्शल आर्ट्स पसंद हो तो उसे उस एक्टिविटी में गार्जियन 1 घंटा उनके साथ इन्वॉल्व हो और उसका ध्यान दे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है तो उसे थोड़ा बैकअप देने की आवश्यकता है। जो भी स्पोर्ट्समैन होता है, मोस्ट ऑफ देम 99% जो होता है वो कभी नशा नहीं करता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप आज रोड साइड पे चल रहे हैं तो आपका कोई ना कोई परिचित बच्चा आपको शराब की दुकान के सामने दिख जाता है, या आप शाम के टाइम मिल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो यूथ हैं और नशे में लिप्त हैं। नशे से दूर करने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलें, वो कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो नशे से दूर रहेंगे और उसके साथ साथ में उनकी सोच डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आज मुझे आकर के आपके दीप एकेडमिक हाइट्स में बड़ा अच्छा लगा कि स्टार्टिंग फेज से ही आपने बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक चीजों को सिखाया कि चुनाव कैसे होता है, कैसे बहुत सारी चीजों का नामांकन कैसे होता है, पर्चों का जांच कैसे होता है, फिर प्रचार कैसे होता है और फिर इलेक्शन कैसे होता है। ऐसे आपने अपने बच्चों को चुन करके यहाँ पे हेड बॉय से लगाया और चीजें बनाई। लेकिन ऐसे ही समाज के लोगों को, बहुत सारे स्कूल के बच्चों को तो प्रोसेस ही नहीं पता है। फिर जब वो डेमोक्रेटिक फील्ड में आते हैं, जब वो समाज में वोट देने के लिए जाते हैं तो 18 साल के तो हो जाते हैं, लेकिन वोट देने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती। उन सोचते हैं कि मेरा वोटर कार्ड कैसे बनेगा, हम वोट देने के लिए कैसे अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में डलवाएं। ये सोच भी डेवलप करने की जरूरत है कि यूथ अगर उस डायरेक्शन में सोचेगा कि मेरी राइट्स क्या है और उसके साथ साथ मेरी ड्यूटीज क्या क्या है, वो बचपन से अगर अडॉप्ट करेगा तो एक अच्छे रास्ते पर जाएगा। गार्जियन का रोल बहुत बड़ा है, स्कूल का रोल बहुत बड़ा है कि बच्चों को किस डायरेक्शन में वो लेकर जा रहे हैं। अगर लगता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो स्टार्टिंग फेज में ही बार बार करेक्शन करने की हमें आवश्यकता है और थोड़ा कभी हार्ड भी बनना पड़ेगा, कभी सॉफ्ट बनना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चों का डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में हो पाएगा। तो आप अपने निजी लाइफ में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए डेली एक्टिविटी क्या क्या आपका शेड्यूल है, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखते हैं आप?
बचपन से आदत रही, मार्शल आर्ट्स करते थे, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में आने के बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने मॉर्निंग का एक रूटीन बना लिया है कि मैं 7 बजे से 8 बजे तक अपना वर्कआउट करता हूँ, कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं और जिम भी करते हैं, ताकि बॉडी को स्वस्थ रख सकें और लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमारे साथ के भी जो लोग रहते हैं, ज़बरदस्ती हम उनको जिम में ले जाया करते हैं और उनको ही वर्कआउट कराते हैं, ताकि वो भी एक हेल्दी लाइफ जी सकें। अच्छा। और कोशिश भी किया जाता है कि जितना कम हो सके जंक फूड्स कम खाया जाए। बहुत सारे चीज़ें तो जंक फूड्स के कारण हो जाती है और बच्चों को वही पसंद भी होता है। हम लोगों की भी डेली लाइफ में है कि हम लोग किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते हैं। जब धीरे-धीरे चीज़ों को हम लोग नो कहना सीखेंगे, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हम लोग जैसे आपने बताया कि अभी हमने कि इलेक्शन प्रोसेस सिखाया, इसके अलावा हमने एक चीज और यहाँ पे की है कि हम लोग बच्चों को योग सिखाते हैं। क्लास 1 से ही हम लोगों ने एक योग की स्पेशल बुक्स रखी है, योग की स्पेशल क्लासेस रखी है। इस स्कूल के हर एक बच्चे को सूर्य नमस्कार आता ही आता है। मैंडेटरी वे में हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो सूर्य नमस्कार सिखाते हैं और हम लोग बहुत बच्चों को अच्छा। कहते हैं कि आप सूर्य नमस्कार घर से डेली सुबह उठ के नहा के सबसे पहले सूर्य नमस्कार करो। तो योग को भी हमने यहाँ पे अपने स्कूल में एक सब्जेक्ट के चूज बनाया है कि आपको योग भी आना चाहिए ताकि आप फिट रह सको। बहुत तो अच्छा है। अब मैं आप क्योंकि इतने बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं, तो राजनीति में आपका अब आगे क्या आपका विचार है कि आप कैसे यहाँ पे अतरौलिया में और फिर आजमगढ़ का कैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? क्या आप कभी चुनाव लड़ना चाहेंगे या आपके कुछ ऐसे विचार है? जी बिल्कुल, देखिए एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते सभी की इच्छाएं होती हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करे और लड़े, लेकिन इसके साथ साथ एक हमारा भी सपना है कि हमारा आजमगढ़ कुछ अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाए। अभी राजनीति का अर्थ सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं होता है। हमारी मन की इच्छा तो है, लेकिन पार्टी मौका देगी तो ज़रूर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट कार्य हम लोग करते रहते हैं, राजनीति का एक वो भी प्रक्रिया है। अभी आजमगढ़ स्टेडियम में भी आपको बॉक्सिंग रिंग लगी हुई मिलेगी और वहाँ पर कैनोपी लगाने से लेकर के वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण, बास्केटबॉल के साथ बैडमिंटन कोर्ट में भी ठीक प्रकार से जीर्णोद्धार करना, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोगों ने यहाँ आजमगढ़ के लिए करने का प्रयास किया। आजमगढ़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत सारी चीज़ें नई है, तो वो भी बनकर तैयार है। अब हर एक नगर पंचायत में, मैं एक पर्यावरण समिति का सदस्य हूँ आजमगढ़ में, तो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे अपने सभी नगर पंचायतों में सीवेज का ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो जाए। वो बाहर के सिटीज के लिए तो आसान है, लेकिन आजमगढ़ में कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक एफएसटीपी भी लगा हुआ है जो फीकल्स का हम लोग स्लज को मेंटेन करते हैं, वो भी लग करके तैयार हुआ है। तो कुछ नई चीज़ों को हम लोग लेकर आए हैं, बार बार उन सारी चीज़ों पर मेहनत किया गया है। अब धीरे धीरे आप साल भर के अंदर हमारे यहाँ 16 नगर पंचायत नगर पालिका मिला करके है, सभी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपको लगे मिलेंगे। अभी केवल 2 में लगे हुए हैं, आगे चल करके सब में लगने जा रहे हैं। अच्छा। और जिसके कारण हमारे नगर वासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उसके साथ साथ किस प्रकार से अपने आजमगढ़ का डेवलपमेंट एक अच्छा सिटी दिखे, कैसे यहाँ पर और सफाई हो जाए, कैसे यहाँ पर और सारे रोड बन जाए, कनेक्टिविटी कैसे हमारी और शहरों से बेहतर हो जाए, इसके लिए कई बसेस के हम लोगों ने डिमांड किया था, वो भी पूरी हुई है। कई जगह पे रेलवे लाइन की भी डिमांड्स थी, वो भी कराई जा रही है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि बन करके मैं भी चाहता हूँ कि अपने आजमगढ़ की जनता का जनप्रतिनिधि बन करके सेवा किया जाए, और उसके लिए जरूर अगर पार्टी अवसर देगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जैसे कि हमने भी आभास किया है कि आजमगढ़ का उतना विकास नहीं हो पाया। हमारे बगल के जनपद वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, उन सब का विकास होते जा रहा है। तो क्यों ऐसा है कि आजमगढ़ इतना बैक रह जा रहा है? देखिए, विकास हो रहा है, लेकिन विकास का जो हमारा जो जिस प्रकार का होना चाहिए था वो अभी धीरे धीरे हो रहा है। पहले आजमगढ़ से कनेक्टिविटी हमारी अन्य शहरों की बहुत अच्छी नहीं थी। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद से आजमगढ़ की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के यहाँ घोषणा भी किया है कि आजमगढ़ में भी 2 इंडस्ट्रीज लगने जा रही है। तो जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता है, वहाँ सिटीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब जाकर के जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी। गोरखपुर में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी थी, बनारस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं ऑलरेडी, तो जिसके कारण वहाँ पर एक अच्छा अन्य शहरों से आकर के बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि अन्य जगह के लोग आकर के हमारे यहाँ रहें, और जब तक आपके यहाँ बाहर के लोग आकर के रहना नहीं शुरू करते हैं तब तक यहाँ पर ठीक प्रकार से फ्लैट्स नहीं बनते हैं, ठीक प्रकार से लोग उस हिसाब से तैयारियां नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर भी बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनवाए जाएं, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं कराई जाएं। एक एजुकेशन का एनवायरनमेंट भी हमारी सरकार ने देने का काम किया है।
जो एक बड़ा डेवलपमेंट है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देने का काम किया है, बड़ा काम किया है। अब हम यहाँ से मऊ जाना हो तो 45 मिनट लगता है, हमारी फोर लेन सड़क जा रही है। अब हमें इलाहाबाद भी जाना है तो अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से मिल रही है। और उसके साथ साथ में अभी जो हरिहरपुर घराना हमारे यहाँ का बड़ा फेमस है, और जो संगीत, जैसे आपके मैंने देखा कि सारे वाद्य यंत्र यहाँ पे रखे हुए हैं और सारे बच्चे हर प्रकार के वाद्य यंत्र जो उनको पसंद रहेगा सीख सकते हैं। तो आजमगढ़ में वो कल्चर में यहाँ पे हरिहरपुर घराने के लोगों का था, वो बाहर जाते थे और परफॉर्मेंसेस करते थे, लेकिन अपने कल्चर को हम लोग यहाँ पर उसको जगह नहीं दे पाए थे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर एक महाविद्यालय बना करके हरिहरपुर में यहाँ के कल्चरल हेरिटेज को बचाने का काम किया। अब सभी संगीतकारों के लिए एक बड़ा महाविद्यालय है, बच्चे यहाँ से सीख कर निकलेंगे और काम करेंगे, बाहर के लोग आकर के भी यहाँ संगीत की पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसा यहाँ पर एनवायरनमेंट दिया गया है। जब बाहर के लोग आएंगे जाएंगे तो डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर लोगों को रहने से लेकर के और सारी चीजों की सुविधाएं बढ़ती हैं। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट तब होंगे जब यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएगी, और मुझे लगता है कि योगी जी का आशीर्वाद जल्दी ही मिलेगा और जल्दी ही यहाँ साल भर के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज लगेंगी तो बाहर के लोग आकर के और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा। कुछ ऐसी ही डेवलपमेंट अभी रिंग रोड से हमारा भी शहर कनेक्टेड होने जा रहा है। छतवारा से लगाए और पूरा रिंग रोड बन करके बमहोर से लगाए होके जाएगा, जिससे एक अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी। कनेक्टिविटी जब मिलेगी तो डेवलपमेंट होगा। गोरखपुर क्योंकि एक तरह से आध्यात्मिक, हमारे उत्तर प्रदेश का आध्यात्मिक कैपिटल काशी के साथ साथ गोरखपुर भी है, वहाँ गुरु गोरक्षनाथ का पीठ है, तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। माननीय योगी जी स्वयं वहां से, क्योंकि विधायक भी हैं और सांसद भी रहे बार बार, तो और अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। काशी से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो निश्चित रूप से जब कोई बड़ा नेता वहां से कंटेस्ट करता है इलेक्शंस तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा हम लोग का दुर्भाग्य था कि जो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के चुनाव यहाँ से लड़े, एक्स पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी भी लड़े, अखिलेश यादव जी भी लड़े, वो उस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ नहीं करवा पाए जो उनको कराना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं ये लोकल लीडरशिप की दिक्कतें थी। हम ये सीट आजमगढ़ का दूसरी बार जीते थे, पहली बार रमाकांत यादव जीते थे तो उस समय हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, प्रदेश में भी सरकार नहीं थी, तो चीजें हम नहीं कर पाते थे। जब ये दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जीते हैं तो अभी देखिए जो बेलेसा में ओवरब्रिज है उसका भी दोहरीकरण हो रहा है। अभी फिर हमारे ही जनप्रतिनिधियों के प्रयास से जो नरौली से लेकर के और भौरनाथ तक इतना जाम, आज आपके आना था मुझे लगा 20 मिनट जाम मिला मुझे, ऐसे उससे भी छुटकारा मिलने जा रहा है। वहाँ 4 लेन बन रहा है। तो ये 2-3 महीने के अंदर ये सारी चीजें होने से निश्चित रूप से जब कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो बाहर के लोग आकर के यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ अच्छा काम होगा। तो हमारा भी आजमगढ़ डेवलप करेगा, थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो आप जैसे कि सक्रिय राजनीति में बात चुके हैं, तो स्पोर्ट्स में आपका आगे कैसा रहेगा? मैं अभी भी एज ए प्लेयर खेलता हूँ और अपने लिए समय निकालता हूँ। सुबह वर्कआउट 1 घंटे जरूर करता हूँ। जब चैंपियनशिप्स रहती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि 2 से 3 घंटे वर्कआउट करूँ, तो उसको मेंटेन करके मैं अभी भी एज ए खिलाड़ी ही जाना चाहूँ तो मेरे लिए अच्छा रहता है। तो मैं एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट करता हूँ। 2023 में नेशनल गेम्स भी खेला था उत्तर प्रदेश की तरफ से, और अभी फिर मुझे लगता है कि इस साल भी कोई ना कोई बड़ी चैंपियनशिप्स खेलने का मुझे अवसर मिलेगा, तो उसके लिए भी मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ और तैयारी करता रहता हूँ। तो इस स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सके उसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे बच्चे इंस्ट्रक्टर के साथ साथ थोड़ी फैसिलिटीज, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज के साथ बच्चों को कनेक्ट करना होगा और अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी। चैंपियनशिप्स में बच्चे जब तक बाहर नहीं खेलने जाएंगे तब तक वो बाहर का और अपने अंदर की जो चेंजिंग है वो देख नहीं पाते। वो जब तक दोनों की तुलना नहीं करेंगे और कि बाहर के बच्चे कितना अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने क्या ट्रेनिंग किया हुआ है, सारी चीजें, उन सारी चीजों के लिए बच्चों का आउटसाइड फोकस होना बड़ा जरूरी है। उनको एक बार बाहर खेलने के लिए जब भेजेंगे आप तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आएगा। बच्चों को जरूर आपको उनको प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराइए। ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग कैंप्स प्रतिभाग कराइए विभिन्न खेलों की। हम लोग भी उसके लिए पूरी सहायता करेंगे कि यहाँ के बच्चों को सभी खेलों में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं जिले की ओलंपिक कमेटी में भी हूँ। तो निश्चित रूप से सभी खेलों के इंस्ट्रक्टर से बात करके, यहाँ के अतरौलिया सुदूर क्षेत्र है, हमारे आजमगढ़ का बॉर्डर की तरह है, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ के भी बच्चे निकल करके और जनपद को आगे प्रदेश में प्रतिभाग कराएं, ऐसा हम लोग आपके लिए प्रयास करेंगे, आपके बच्चों के लिए प्रयास करेंगे। तो अंत में आप हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी, टीचर्स, बच्चों के लिए जो आप कहना चाहें अपनी तरफ से। मैं यहाँ आकर के दीप एकेडमिक हाइट्स में अच्छा लगा। मैंने शुरू में मुझे लगा कि एक विद्यालय में फंक्शन है बच्चों का, लेकिन आकर के जो यहाँ मैंने बदलाव देखे कि किस प्रकार से अभी 3 महीने में विद्यालय शुरू हुआ और एक ड्रास्टिक चेंज जो बच्चों के अंदर आई है,
चाहे वो वेलकम करने से लेकर के, और चाहे बच्चों के ओथ सेरेमनी में मैंने देखा कि कोई बच्चा रिटन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा है, वो उसको लर्न बाय हार्ट है और अंदर से बोल रहा है वो। और वो टैलेंट बच्चों के अंदर देखा मैंने, कॉन्फिडेंस देखा। जो 3 महीने पढ़ करके बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो जब बच्चे यहाँ एलकेजी से लेकर 12 तक पढ़ेंगे तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ मिल रहा है बच्चों को। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को और जनपद के लोगों से अनुरोध है कि ऐसे विद्यालयों में भी बच्चों का नामांकन कराते हुए अपने बच्चों को एक अच्छा सुनहरा भविष्य प्रदान करें। यहाँ एकेडमिक व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर ठीक प्रकार से म्यूजिशियंस भी अच्छे हैं, यहाँ पे सारे प्रकार के जो जितने एक्टिविटी क्लासेस हैं वो चल रही हैं। तो मुझे तो आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा, और दीप एकेडमिक हाइट्स के लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के स्टाफ और पूरे मैनेजमेंट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप Thank you. अपना समय निकाल थैंक यू सो मच। थैंक यू।